Hi, my name is Nitish. Welcome to my channel Gossip Desk. Today we have joined by Mr. Abhishek Srivastava. He's a known geopolitical analyst as well as social activist. So welcome Abhishek to my channel. Welcome. Thank you, sir. Thank you so much for inviting me in your show. सो आज हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे ना डिस्कस करके एक जनरल टॉपिक जितने भी रिसेंट इश्यूज हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभिषेक जी, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे जो फ्रांस में रिसेंटली इंसिडेंट्स हुए हैं उसके रिलेटेड आपका क्या व्यू है? फ्रांस में जो है वो राइट्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। नॉर्मली जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे वहाँ पे वही जिम्मेदार है उनके पीछे। नॉर्मली रीजन ये था कि एक 16-17 साल के लड़के को फ्रांस पुलिस ने इनकाउंटर में गोली मार दिया और उसके अगेंस्ट में राइट्स वहाँ स्टार्ट हो गए और करीब 3-4 दिन से राइट्स लगातार कंटिन्यू है। नेशनल प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और फ्रांस गवर्नमेंट बहुत सारी स्टेप्स ले रही है इसको मिनिमाइज करने के लिए, जो डैमेज है और जो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो राइट में इन्वॉल्व है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा इशू है और अभी यूरोप के लिए भी एक ये बड़ा इशू है, क्योंकि वहाँ जो काइंड ऑफ थ्रेट लीगल टू माइग्रेंट्स यूरोप। के लिए जो वो लोग हाँ हाँ वो काइंड ऑफ थ्रेट क्रिएट कर दिया ऑलरेडी पहले से इन्होंने। और ये सिर्फ फ्रांस तक नहीं रुकेगा, मुझे लगता है ये ग्रीस तक जाएगा, आपको यूके में भी जाएगा। और इन लोगों ने लॉट्स ऑफ पीपल जो है वो उनको दिया हुआ है वहाँ रहने के लिए, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो भाग के, जैसे अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, सीरिया से इनमें से ये लोग खाली एक ही ऐसी समुद्र के कंट्री है रास्ते। यूरोपियन कंट्रीज में जो पोलैंड है, जो इलीगल जी माइग्रेंट्स को अलो नहीं करती, और वही एक वो यूरोपियन कंट्री है जहां आज तक कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है, क्योंकि वो किसी जी को हाँ। भी अलो नहीं कर रहे इमिग्रेंट्स को। और पोलैंड तो देखो ना, बहुत छोटी कंट्री है। पोलैंड वही है, वो यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास है, आपको पता है। अभी पोलैंड के थ्रू बहुत सारे राइट। इंडियन जो आए थे, यूक्रेन से इंडियन उसके थ्रू आए जो थे, स्टूडेंट उसके आए चेक थे, पॉइंट उस के थ्रू पोलैंड आए के थे। थ्रू आए थे। राइट। तो पोलैंड छोटी सी कंट्री, कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन फ्रांस जो एक बड़ी कंट्री और पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और वहाँ इन जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और कहीं ना कहीं जो राइट्स है वो क्रिएट करने के पीछे मेन ही, अब कोई राइट्स में शरीयत की मांग कर रहा हो तो कहाँ तक जाया जाए भाई? तुम ठीक है, प्रोटेस्ट करने का तरीका एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करो ना। अरे अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी है, जैसे जो फ्रांस है ना, वो नेगेटिव सेक्युलरिज्म वाली कंट्री है ना। अपनी इंडिया जो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को प्रमोट करती है, जो फ्रांस है नेगेटिव सेक्युलरिज्म को प्रमोट करती है। उनका क्या है कि स्कूलों में ना आप हिजाब पहन के नहीं जा सकते, आप यहाँ हिंदू हो तो धागा ये सब चीजें बांध के नहीं जा सकते। वहाँ सबके लिए कॉमन ड्रेस, कॉमन फूड, कॉमन सब चीजें हैं, है ना। एक तरह से बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ लागू है। और वहाँ अगर आप इस तरह की चीजें हरकतें करेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी ही लेगी ना। और फ्रांस राइट। गवर्नमेंट ने बहुत पहले क्या किया था कि रास्ता ओपन कर दिया था इलीगल माइग्रेंट्स के लिए। और मोस्टली जो इलीगल माइग्रेंट्स आपको पता ही है कि अफगानिस्तान से, सीरिया से, इराक से और पाकिस्तान से जो है, अभी पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है वो ग्रीस के रास्ते होते हुए, जॉर्डन के रास्ते होते हुए वो यूरोप में घुसना चाह रहे हैं। अब उसमें कई तो अभी डूब के मर गए, आपको पता ही है। कई डूब के मर गए। अब ये लोग जब वहां जाते हैं तो इनके पास रहने की सुविधा नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, कोई चीजें नहीं है पैसे कमाने के लिए, तो क्या करेंगे? इन्वॉल्व होंगे कहीं ना कहीं इलीगल वर्क में, ये कहीं कुछ ना कुछ आप क्राइम करेंगे। और क्राइम कमिट करेंगे तो वो शांति कहीं ना कहीं किसी देश की भी भंग होगी। मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे कोई सिंडिकेट है, क्योंकि जब तक कैश फ्लो का वो सर्कुलेशन नहीं हो रहा, उसके बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। कहीं अब ना कहीं सिंडिकेट कोई ना कोई तो सिंडिकेट इसके पीछे इन्वॉल्व है जो अब हम ये फ्रांस नहीं को कह सकते दबाना कि चाहता है उसमें। आईएस आईएसआई को तो नहीं बोल सकते ना। हाँ, आईएस को बोल सकते हैं। नहीं। अब मुझे नहीं लगता आईएसआई की औकात नहीं, बची है कि वो फ्रांस को इसमें कुछ टैकल कर पाए। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री है जो फ्रांस से जेलसी खाती है, क्योंकि उसके बहुत सारे जो ये हैं अपने वेपन्स की डील हुई है बहुत सारी कंट्रीज के साथ, डिफरेंट डिफरेंट, उस डील्स को कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करने की कोशिश है। जी हाँ, ये मुझे बिल्कुल ऐसा हो बिलीव। सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। अभी राफेल वाला जो डील था बहुत बड़ा डील था इंडिया के साथ, और बहुत प्रेशर था इंडिया पे राइट। वो डील ना करने के लिए। ठीक है ना, तो वो अगर इस तरह की कोई वो भी डील है यूरोपियन तो वो कंट्रीज की करता तरफ है। से ही था। इवन आपको पता होगा कि जर्मनी और फ्रांस जो है टोटली डिपेंडेंट है रशियन ऑयल पे। रशियन ऑयल राइट। और एनर्जी गैस पे टोटली डिपेंडेंट है। और इस सिचुएशन में अगर ऐसा होता है कि जब फ्रांस ने सपोर्ट किया तक बहुत कुछ हद तक जो है रसिया को सपोर्ट किया, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी है रसिया पे। तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये सिंडिकेट का भी काम हो सकता है जो फ्रांस है। बट मुझे नहीं लग रहा है कि जो क्राइम देख के मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक कम्युनल राइट है, और कम्युनल राइट में भी आप एक स्पेशल कोई कम्युनिटी है या इलीगल माइग्रेंट्स है, वो लोग इन्वॉल्व है इन चीजों में। सेम इंसिडेंट अगर आप देखोगे, मतलब इसी कंटेक्स्ट में नहीं, डिफरेंट कंटेक्स्ट में, बट वही चीजें सब मणिपुर में भी हुई है हमारे इंडिया की। तो उसके रिलेटेड आपका व्यू क्या है? मणिपुर वाला तो इंसिडेंट अलग है। मणिपुर में जो इंसिडेंट है वो अलग स्टेट की मांग है, उधर वो सब चीजें
मुझे लगता एसटी-एससी है कि की माँग डिपेंड है। की गई है ट्राइबल के द्वारा जो ऑलरेडी वहाँ पे वो रह रहे हैं, वही वही बात है ना, तो 2 वो कम्युनिटी ट्राइबल के। एरिया की माँग, एसटी-एससी की माँग, वो उनका जायज़ है, बट इस तरह से नहीं, नेगेटिव कहीं भी आप क्राइम कर रहे हो, ये गलत है। और ये मुझे तो लगता है कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको बल्कि इस्तीफ़ा भी दे देना चाहिए इन चीज़ों से। मुझे भी कहीं न कहीं और ऐसा कहीं न लग रहा है क्योंकि हाँ, और ये राष्ट्रपति इस चीज़ शासन पे कंट्रोल नहीं लगा किया। के, हाँ, राष्ट्रपति शासन लगा के चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की फ़ोर्स है, वही कर सकती है बस। आर्मी उतारे, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी उतारे और इसको कंट्रोल करे। क्योंकि ठीक है, आपको देखो हुँ, आपको इंडियन डेमोक्रेसी में ये आज़ादी है कि अपनी बात को आप रखो। आप अपनी बात को शांति से रखो ना, एक लीगल प्रोसेस के थ्रू रखो, तरीके से रखो, तो आपकी बात सुनी जाएगी, तो क्योंकि वही तो प्रॉब्लम है, क्राइम शांति किसी को के साथ पसंद आपकी नहीं है। कोई बात नहीं सुनी जाएगी। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे गांधी जी के सिद्धांतों को कहीं न कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। गांधी जी के सिद्धांत केजरीवाल तो जी भी मुझे लग उसी रहा है कि सिद्धांतों पे आए थे बट अब वो भी मारा-पीटी में आ गए हैं। वो भी गांधी जी के पिटाई में ही सिद्धांत ना बिलीव आप करते हैं आजकल। मैं बताऊँ, गांधी जी के सिद्धांत ना 1947 से पहले ही अप्लाई होते थे। अभी 1947 के हाँ, बाद ना इंडिया को इतने सारे अब नहीं प्रॉब्लम कह झेलने सकते। पड़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक इतने सारे इश्यूज हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं। आप गांधी जी के सिद्धांत पे रह के कैसे करोगे? रॉ देखो, रॉ कितने रॉ, गांधी जी की चलती तो सेना आर्मी नहीं बनती, आर्मी को डिसबैंड कर देते हैं। इवन नेहरू तो करने वाले थे, नेहरू तो डिसबैंड करने वाले थे, बुरा शांति चाहिए था उनको बुरे देश टाइम में में और ये सब आर्मी ही चीजें नहीं चाहिए थी। चाहिए। आर्मी नहीं चाहिए, और आर्मी नहीं चाहिए तो देखो चीन ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया फिर। तो ये गांधी जी वो के तो है। सिद्धांत पे आज की जियोपॉलिटिकल और जो जो स्ट्रेटेजिकल रिलेशनशिप है, वो तो नहीं चल पाएगा किसी कीमत से ना, है ना? हुँ, अब आप और मान लो कि अगर पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं और वो कहीं न कहीं इंडिया को हार्म करते हैं, जो इनकी यूनिटी है या अखंडता भारत और की, हम उन्हें उसको हार्म फूल करते हैं, दें, तो वो सब तो नहीं हाँ, चलेगा फूल दे ना। तो ये क्या है ना कि आप इधर भी मार लिए तो इधर भी मार लो भैया लो, ये तो नहीं होगा ना। हाँ, और कहीं न कहीं उसका एक ही क्योंकि जवाब वो है, तो हाथ सर्जिकल से स्ट्राइक। मारा-पीटी तो करते नहीं हैं। जी हाँ, उनके पास सर्जिकल होती स्ट्राइक है कीजिए। बड़ी-सी। हाँ, वो इनको ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक ही समझ में आती है और वही करना चाहिए। हाँ, गांधी जी वाला फ़ॉर्मूला, हाँ, वो गांधी तो जी वाला भी फ़ॉर्मूला मुझे ठीक है, ऐसा बट वो लगता है कि अगर कहीं-कहीं गांधी अप्लाई जी भी होगा। होते आज के टाइम पे, वो भी अपनी लाठी हुँ। लेके इनको मारने को दौड़ेंगे कहीं न कहीं। वो अपनी जी, लाठी बिल्कुल लेके सही कह इनसे रहे हैं। पिटाई करने गांधी जी लगते। भी अहिंसा भूल जाते हैं, अगर ये इस समय जो देखते हैं ना, ये जो इस समय जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, हाँ, अभी अब रसिया यूक्रेन में आप क्या कर सकते हो? वहाँ गांधीवाद कहाँ चलेगा, है ना? नहीं अब चलेगा, रसिया ने अगर आक्रमण कर वो दिया, मान उभर लो गए। अटैक कर दिया यूक्रेन पे, तो यूक्रेन को तो कहीं न कहीं रिप्लाई देना पड़ेगा ना, हुँ, काउंटर रिएक्शन तो अटैक तो देना ही करना पड़ेगा, पड़ेगा कहीं रिएक्ट न करना कहीं। अपने आप को डिफेंस। बिल्कुल, हाँ, वो तो है तो ही। वो कह नहीं, हम गांधी जी के हिसाब से, गांधी जी के रास्ते पे चलते-चलते भारत जो है वो 250 साल तक तो गुलाम रहा अंग्रेजों का, है ना? वो तो है ही। तो और ये ये रिसेंटली अच्छा, हमने और तिब्बत तिब्बत के कॉन्टेक्स्ट में भी यही देखा है। गांधी जी अभी की तो वो नॉन वायलेंस वो पॉलिसी अपनाई थी और उनका भी वही हाल हो गया। एनेक्स हो गया अभी पूरा का आप पूरा तिब्बत चाइना द्वारा। अभी आपने एनएसए का वो स्पीच देखा ना, सुभाष हाँ, चंद्र बोस रिसेंटली जो मेमोरियल उन्होंने में? दिया है। हाँ, उसमें कहा ना कि अगर ये आज़ादी मिली सुभाष चंद्र बोस की वजह से। सुभाष चंद्र बोस ने डरते थे सुभाष चंद्र बोस से लोग, हालत खराब कर हाँ, रखी थी सब लोगों की अंग्रेज़। सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये कहीं वो न तो है ही। कहीं जो है दिक्कत है, और मुझे लगता है कि अ, अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी और जो फिलॉसफी है, गांधीयन फिलॉसफी है या अभी जो नेहरू फिलॉसफी है, वो कब अप्लाई करना ये डिपेंड करता है। हर समय हर जगह ये फिलॉसफी अप्लाई नहीं कर सकते ना। इट डिपेंड्स ऑन और सिचुएशन। रिसेंटली आपने देखा होगा अभी कनाडा, यूके, पाकिस्तान में या अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, अब जितने भी खालिस्तानी लीडर्स हैं, उन्हें मारा जा रहा है। कोई मतलब अननेचुरल डेथ्स दिखाई जा रही है, कहीं कुछ कोई आके उन्हें गोली से मार रहा है। तो इस हुँ, हुँ, कॉन्टेक्स्ट में हुँ। आपका व्यू क्या है? मतलब कौन जितनी मार देर रहा में वो है? सोच पता ही नहीं रहे चल रहा हैं, है। उतनी देर में उनको मार के चला जा रहा है कोई। कौन मार रहा है पता ही नहीं चल पा रहा है। मतलब अब, लेकिन एक बात तो तय है, अब जो इंडिया के अगेंस्ट जो भी काम करेगा, टेररिस्ट करेगा, जो भी टेररिस्ट होगा, उसके दिल में तो एक डर बैठ गया है कि वो कहीं भी सेफ नहीं है, कहीं भी। वो चाहे दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, कनाडा में हो या फिर ब्रिटेन में हो, पाकिस्तान में हो, यूके में हो, अमेरिका में हो, सेफ नहीं है। आपने देखा होगा ना, यूके एम्बेसी के हुँ, बाहर वो जो प्रोटेस्ट हुआ था और झंडा उतार दिया हाँ, था। इंसिडेंट्स क्या हुए नाम था थे। उसका? हाँ, वो यूके में, उसका नाम ऑस्ट्रेलिया क्या था में, कि कनाडा में, हर जगह हाँ, 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 हाँ। तो प्रोटेस्ट करना वो अपना क्या नाम था राइट है उसका? आपका, बट किसी देश का झंडा आप ऐसे उतार नहीं सकते और वो इतना अवतार सिंह डिसरिस्पेक्ट खांडा, करके। खांडा, खांडा नाम था हाँ, ना उसका। खांडा साहब। कैसे मरा पता ही नहीं खांडा चला, साहब का किसी सर ने क्या ज़हर दे हुआ, दिया, क्या किसी ने पता ही ज़हर नहीं है। दिया, क्या और हुआ? अब वहाँ पन्नू साहब यूके का भी गवर्नमेंट। पता नहीं चल रहा है। राइट, पन्नू साहब का जी, भी पता नहीं चल रहा, पन्नू साहब आखिर है कहाँ? हाँ, सब ढूँढ रहे हैं, वो सारे मीडिया वो चैनल्स चाहे गुरु वो गुरु खालिस्तानी पतवंत टीवी सिंह। न्यूज़ हो या वो सारे गायब हो गए। कोई इंसिडेंट नहीं, सब के सब इंडियन चैनल जो हैं, कैनेडियन चैनल है, सब पन्नू साहब को ढूँढ रहे हैं, पन्नू साहब नज़र ही नहीं आ रहे। कहाँ वो गायब हो गए। शेरों की बातें करते थे, दहाड़ते थे। आज पन्नू साहब हम भी तरस गए हैं पन्नू साहब की सुनने के लिए आवाज़ एक सुनने के स्पीच। लिए।
देखो कहीं न कुछ भी कहीं करना चाहिए था ना, कुछ भी करना चाहिए था, भारत के तिरंगे का अपमान नहीं करना चाहिए था, तिरंगा नहीं उतारना बिल्कुल, चाहिए था हाँ, एम्बेसी के ऊपर से, और प्रोटेस्ट वो दिल करना पे आपका लग गई राइट है। बात। ठीक है, हुँ, शांतिपूर्वक कीजिए ना, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कीजिए, जयशंकर साहब ने और वो भी बात इस दिल चीज़ पे के लग बारे गई। में बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने जयशंकर साहब ने इसके रिलेटेड कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ये चीज़। तो अब पता नहीं क्या? ये आईएसआई कर रहा है, कौन कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। क्या पता उनको डर हो कि हम पकड़े ना जाएँ इस लिंक सिंडिकेट में, तो हो सकता है वो ही निपटा रहे हैं उनको। आईएसआई कुछ का ही बोला हाथ नहीं जा होगा या सकता। फिर इनका वैसे इंटर क्योंकि राइवल गैंग पाकिस्तान में होगा। भी अब देखो कितने सारे लीडर्स का यही सब सेम रिज़ल्ट आया है, सेम ही। हम्म। कोई घर से अब मैं गुरुद्वारे आपको से बाहर निकला और बाहर मार के कोई चला गया। और कौन मैं मार के चला आपको गया पता बता ही नहीं। दूं, इस पिछले 3-4 महीने में करीब 6 से 7 खालिस्तानी मारे गए हैं, और वो पाकिस्तान में, ब्रिटेन में। उनमें से कुछ खास नाम है आपको, हरदीप सिंह निज्जर, हाँ, और वो अवतार सिंह खांडा, ये कुछ खास स्पेशल नाम है। इसके अलावा हरविंदर सिंह, वो रिंदा था, या क्या नाम था उसका, सही नहीं हुआ, हरविंदर सिंह रिंदा हाँ, कुछ, और हैप्पी संघेरा, ये सब 3-4 लोग थे जो कि हाँ, मारे गए हैप्पी करके हैं। हाँ, हैप्पी हैप्पी साहब। संघेरा करके। तो ये कहाँ मारे गए हैं? कोई पाकिस्तान में, कोई इटली में मारा गया है। इटली में भी हैप्पी संघेरा को तो इटली में मारा किसी ने। हरदीप सिंह निज्जर को तो पॉइंट ब्लैंक पे ठोक दिया कराची में, है ना? कराची में बिल्कुल। नहीं, कनाडा में मारा ना उसको, कनाडा में मारा। सीधे पॉइंट ब्लैंक से उसके बट हाँ, कहीं खत्म। न कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी ना एक एक्शन लेना चाहिए जहाँ वो पंजाब के यूथ को कॉन्फिडेंस में लें कि ये आपका देश है, कहीं न कहीं ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कहीं ये न भी तो कहीं हम देखो ना, देखते हैं ये आप इंसिडेंट कम होता है और फिर अचानक से बढ़ जाता है, नहीं फिर तो कम आप होता है तो ये कुछ देखो ना, सालों में फिर बढ़ इंडिया के जाता अंदर से कितना है। इंसिडेंट हो रहा है। एक बात देखो, इंडिया के अंदर से कितना इंसिडेंट हो रहा है। जो भी इंसिडेंट हो रहा है इंडिया के बाहर हो रहा है, कनाडा से हो रहा है, इटली से हो रहा है, यूके से हो रहा है। कहाँ आपको पंजाब में दिख रहा है? पंजाब के लोग नहीं कर रहे हैं, अंदर के लोग नहीं कर रहे हैं नहीं, हमारे। अभी जो रिसेंटली लोग जो बाहर हमने गए देखा हैं। था, अमृतपाल सिंह का इंसिडेंट जो हुआ था, अगर गवर्नमेंट सही टाइम पे एक्शन नहीं लेती तो इट कैन बी वर्स्ट, हमारे भी हाल वहाँ अमृत जैसा हो गया होता, जो पहला पंजाब जैसा अमृत हुआ था। अमृतपाल सिंह को तो आईएसआई का सपोर्ट था। अमृतपाल सिंह को हाँ, आईएसआई का वो तो सपोर्ट था, अभी पाकिस्तान से नेपाल भागा। बाद में उसको लगा कि वो बच नहीं पाएगा, तो सरेंडर कर दिया उसने, है ना? तो तो है। वो तो कहीं आईएसआई न का कहीं वो बंदा मैनेज है। कर गया, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, पंजाब के यूथ्स को कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करने में कि हाँ, ये सब हो रहा है, नहीं, हमको ये चाहिए। कुछ मुझे लगता है हद ना, पे उसकी पेनिट्रेशन हुई है, अगर आप ना बोल मानो मेरी बात को, बट कुछ हद पे एक पेनिट्रेशन हुई है, यहाँ तक कि जो ये हैं एसडीबीसी के चीफ हैं, वो भी कहीं न जी, कहीं कुछ हद तक उसको सपोर्ट कर रहे थे। उसकी मीटिंग बिना करना, उसको वो लोकल सरेंडर गवर्नमेंट के करना चाहता सपोर्ट था। के तो नहीं होगा। सही बात है, बिना लोकल, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ एनआईए पीछे लगी हो, जहाँ आईबी लगी हो, सीबीआई लगी हो, ये सब लगे हो ना पीछे, तो फिर कितना भी कोई सपोर्ट कर ले, बचेगा तो कहीं नहीं। उसके पीछे हाँ, एनआईए वो और तो रॉ है। वाले हाथ धो के पड़े थे, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी ना, हाथ धो के पड़ी थी। आखिर में सरेंडर करना ही पड़ा उसको, कोई रास्ता नहीं दिखा था, है ना? तो हुँ, आप हुँ। इंडिया के किसी कोने में रहिएगा ना, आप बच नहीं पाइएगा। और खासकर तिरंगे का इसका अपमान तो हम यही लोग बिल्कुल नहीं सॉल्यूशन है कि सहेंगे। आपको बात करनी पड़ेगी। किस बात पे बात आपका करनी इसका पड़ेगी? यही इनसे क्या सॉल्यूशन बात है करनी कि पड़ेगी आपको भाई? इतने ही लोगों को नहीं, ये कॉन्फिडेंस में टेररिस्ट लेना है। पड़ेगा इनको, पंजाबी यूथ को। हाँ, नहीं, यूथ को पंजाब के लेना यूथ्स को पड़ेगा। कह रहा हूँ ताकि उनका ब्रेन जी, वॉश करे ना ये लोग, दोबारा ना करें। क्योंकि कहीं न कहीं आप कितना भी कंट्रोल कर लें, 5-6 साल बाद फिर वापस यही सब शुरू हो जाता है। वापस ये डिस्टेबिलिटी हमेशा चल रही होती है पंजाब में, नहीं तो पंजाब वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट था पहले। हुँ, आज पंजाब की हालत देखें, सारे इन्वेस्टर्स वहाँ से भाग के उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है यूपी जी। में, कहीं न कहीं यूपी से। गवर्नमेंट में ना, तो कहीं न यूपी कहीं गवर्नमेंट जो में लॉ यूपी जो सबसे ऑर्डर देखो बदनाम ना। स्टेट थी, आज वो क्राइम कंट्रोल हो चुकी है। राइट, बाबा का चमत्कार, बाबा की लाठी जब चलती है, तो यहाँ तक बुलडोज़र। कि पंजाब के बहुत सारे जो बोल रहे हैं, दे आर फीलिंग सेफ इन यूपी एज़ कम्पेयर्ड टू पंजाब। बाबा का बुलडोज़र जब चलता है ना, तो कुछ नहीं होता फिर। हालत खराब है वहाँ, जो क्रिमिनल्स है, बाबा जो बाबा टेररिस्ट की हालत बाबा मेरा सनी हालत देओल बन खराब है। गया है। इस बार जो होने वाला है, हाँ, अभी देखो कि यूपी में जो क्राइम रेट है, कितना गिरा हुआ है ना, बहुत गिर गया है। हाँ, बहुत क्योंकि नेक्स्ट इससे लेवल तक कम हो गया। बिना एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के ना कोई भी क्रिमिनल खड़ा नहीं होता, बिना पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के। और कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट में अगर वो पॉलिटिकल सपोर्ट पा रहा है, तो ही कोई क्रिमिनल खड़ा होगा, चाहे वो तो तारिक अहमद था, क्या नाम था उसका, मुख्तार अंसारी हो, तारिक अहमद हो, और क्या नाम था एक और जो मारा गया था। तो ये लोग दुबे, जो बात, हाँ, विकास दुबे, ये क्या था, राजू पॉलिटिकल दुबे, सपोर्ट, बिना विकास दुबे पॉलिटिकल सॉरी। सपोर्ट के ये लोग। विकास दुबे।
बिना पॉलिटिकल सपोर्ट मैं के गलती पॉसिबल से नहीं अपने सर का नाम ले लिया। तो राजीव दुबे सर हमारे सर, हम भी गए। और कुल मिला के ऐसा सॉरी सर, माफ करिए अगर आप कहीं न कहीं कहीं मुझे भी लगता है निकले तो। कि ये पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था और ये बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कोई तो जो आप पंजाब का जो सिचुएशन देख रहे हो वहाँ पे लोकल जो गवर्नमेंट है, अभी जो केजरीवाल की गवर्नमेंट है, वो कहीं न कहीं सपोर्ट कर रही थी इन चीज़ों को। और ये लोग तभी ऐसा अचानक से कैसे बढ़ गया ये ना क्राइम रेट अचानक से बढ़ गया। बट देखो आप 8 मुझे लग रहा है हुँ, 8-10 महीने में करीब 8-10 लोगों को या दर्जन भर के आतंकवादी को ठोका गया है। अब ये पता नहीं कौन किसको मार रहा है, पता ही नहीं चल हाँ, पा रहा है। ये आईएसआई पीछे ज़िम्मेदार है या इंटर जो इनके गैंग है अपने आपसी गैंग में लड़ाई झगड़ा करके मर रहे हैं ये। और कहाँ इंटरट्राइबल अभी तो मुझे तो वही लग रहा है, वो इंटरट्राइबल है, गुरपंतवंत मेरे सिंह को भी पन्नू जो लगा है कि वो पता कहाँ नहीं कौन। गायब हुआ है वो पता ही नहीं चला। और अभी रिसेंटली चेंज आया है एक महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, जो अजित पवार जी। जी जो एनसीपी के माने जाते हैं अच्छे लीडर, वो उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया है। तो उसके रिलेटेड आप क्या बोल रहे हैं? मतलब शरद पवार जिन्हें तब चाणक्य बोला जाता था पॉलिटिक्स का, आज उन्हीं के भतीजे उन्हें उन्हें इस चीज धक्का में दे हरा दिया उनको। दिया है पॉलिटिक्स में। देखिए इंटरनल एकदम। पॉलिटिक्स को तो नॉर्मली हम लोग कवर नहीं करेंगे बट इंटरनल पॉलिटिक्स आपको पता ही है किस लेवल का चल रहा है। महाराष्ट्र में खासकर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अभी किसी को समझ में नहीं आ रही। अभी हालत ये है ना कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किसी को समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है। चाहे वो शिवसेना हाँ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा वो शिवसेना वाला हिसाब हम्म, किताब हो। आप देखो देवेंद्र फडणवीस वाला सब हिसाब किताब हो। और देवेंद्र फडणवीस जो वहाँ का डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर था उसको हटा दिया शायद क्या या उसको हटा दिया ना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को देवेंद्र नहीं फडणवीस नहीं, जो वो भी बीजेपी है का था। दो, एक्चुअली दो क्रिएट मतलब किए दो गए हैं। दो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। देवेश देवेश हाँ फडणवीस सर वो भी हैं, और अजित पवार जी भी है, दो डिप्टी सीएम रहेंगे। जी। तो देखो क्या होता है आगे। जी। ये तो पॉलिटिकल मैटर है इसमें हम लोग नहीं कर सकते तो कुछ। हम क्या ही और कह कहीं ना सकते कहीं हैं मुझे इसमें। लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट अगले 2-4 साल में बहुत सारी ऐसी पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां बना देगी जिनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कांग्रेस हो या इन लोगों की काफी मतलब अस्तित्व ही मिटाना चाहती है बीजेपी इनकी। मुझे तो ये लग रहा है हम्म, क्योंकि इनको मुद्दा तो नहीं मिल रहा ना अभी अब जो अभी नेशनल। देख रहे हैं रिसेंट विजिट था प्रधानमंत्री का इन इजिप्ट, तो उसको किस कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हो? सॉरी मैं सुन नहीं पा। पार्डन, मैं बोल रहा हूँ जो अभी मोदी जी का रिसेंट विजिट था इजिप्ट में, तो उसका वो किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह वो बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेड रिलेटेड चीज़ों से तो एक तो बेनिफिशियल है भारत में जो आत्मनिर्भर भारत के जो मूवमेंट्स हैं जो भी हथियार बन रहे हैं वेपन्स बन रहे हैं इंडिया के लिए उनके लिए उधर मार्केट मिल जाएगा। ठीक है और ग्रीस के थ्रू हम उसको तुर्की को भी इनकाउंटर कर सकते हैं ना वहाँ पे। तो कई सारी रिसेंटली स्ट्रेटेजिक पर्पस। रशिया का ये आया था, रशिया का भी कमेंट आया था आत्मनिर्भर भारत पे, वो कॉपी करने वाले हैं इस चीज को। जी हाँ। तो वो एक अच्छा अच्छा आत्मनिर्भर स्टांस भारत है। करना ही पड़ेगा ना। रसिया को तो अब करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब क्योंकि रसिया 1 साल से आपको पता है कि युद्ध में इन्वॉल्व है ठीक है। अब कहीं न कहीं 1 साल से उसकी इकोनॉमी लगभग अफेक्टेड तो है। खत्म हो आप खत्म नहीं कर डिप्लीट हो सकते, चुकी है, उसकी इकोनॉमी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वीक हो चुकी है डिप्लीट हो क्योंकि रही है उसको धीरे मान धीरे। लो हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम से हटा दिया, उसपे कई सारे बैन लगा दिए, है ना? सैंक्शन कई सारे यूएसए ने लगा दिया। ईयू का सैंक्शन है वो अलग है। वो नॉर्मली उसकी इकोनॉमी चल रही है चाइना, इंडिया के थ्रू। चाइना और इंडिया जो तेल और ये गैस ले रहे हैं, हथियार ले रहे हैं, इनके थ्रू चले तो अभी क्या है कि रसिया को खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि खुद के लिए उसको हथियार चाहिए, खुद के लिए उसको बुरा बारूद चाहिए, आर्म चाहिए। तो कहीं न कहीं इंडिया राइट। ये देख रहा था कि स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट था इंडिया का कहीं न कहीं वो डिक्लाइन हो रहा था रसिया के साथ, है ना? तो अभी देखो राइट। बहुत बड़ा डील हुआ है, जो यूएसए के साथ डील हुआ, वो उसका ही रिजल्ट था। वरना इंडिया यूएसए जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन पे और वेपन्स पे वो नहीं करता, रिलाय नहीं करता बिल्कुल भी, है ना? कहीं न कहीं वो भरोसे के लायक नहीं है, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। यूएसए पता है यूएसए पीठ में छुरा भोगता है ना भाई। यूएसए को जब भी हाँ, मौका मिलेगा रशिया पीठ में छुरा भोगा, आज रशिया उसकी यूक्रेन ज़रूरत में है। भी उसका बड़ा रोल है। यूक्रेन तो बेचारा कुछ इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, बट प्रोवोक किया गया भाई अमेरिका, और फिर आज रिजल्ट देख रहे हैं हम, वॉर इन द फॉर्म यूक्रेन ऑफ को वॉर। प्रोवोक किया हाँ, ईयू ने और यूएसए ने प्रोवोक किया। अदरवाइज़ यूक्रेन को तो ऐसे यूक्रेन कहीं की न कहीं औकात थी इंडिया क्या रसिया उसको से लड़ने की? भाप चुका है, तो वो कुछ ना कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा-सा वो बैलेंस चल रहा है हर जगह पे, और चलना भी चाहिए। वन जी। साइडेड, क्योंकि इंडिया की हमेशा से नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी रही है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है वो बढ़िया है इस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, बिल्कुल। इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो है ना, वो ख़ैर मुझे नहीं लगता कि इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी शुरू में तो सही नहीं लगी मुझे, बट अभी इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लग रहा है कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इंडिया की बहुत सही है ना? अभी जो हालत है ना जियोपॉलिटिक्स में,
वो अभी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इस समय इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। मल्टीलेटर फॉर्म में आप कनेक्ट कर रहे हैं हर किसी के साथ, बट किसी और की साइड ना लें। मोदी जी ने ये भी तो कहा था ना रसिया को कि ये वार का टाइम नहीं है, इस समय ग्लोबल प्रोग्रेस होना चाहिए, ग्लोबल डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए, आप इन चीज़ों पे ध्यान दो। आप इस समय वार का टाइम नहीं था और रसिया क्या है, इन्वॉल्व तो हो गया है, ठीक है, रसिया 1 साल अभी हो गया युद्ध करते-करते, 1 साल से ऊपर ही हो गया, बट कहीं न कहीं इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं रसिया को अगले 10, 15, 20 साल तक भुगतने पड़ेंगे। हाँ, बोथ 10-15 साल पीछे इकोनॉमिकली हो भी गया वो। और स्ट्रेटेजिकली भी। जी हाँ। स्ट्रैटेजिकली उसको गिर रहे हैं, राइट। अब उसके और पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं, एक चाइना और एक इंडिया। चाइना तो साथ देगा, यही है चाइना उसका जिसके बेनिफिट डिपेंड उठाएगा। देखो, चाइना को ना बेनिफिट उठाने के अलावा कुछ नहीं आता। एक्सप्लॉइट करने चाइना वाली रसिया का कंट्री है। बेनिफिट उठाएगा। वो तो हाँ, वो तो है ही, वो दबा एक्सप्लॉइट के करने वाली पैसा कंट्री है, वो साथ देने है, वाली है हाँ, नहीं। वो एक्सप्लॉइट करेगा रसिया को, चाइना के पास दबा के पैसा है भाई, तो रसिया को एक्सप्लॉइट करेगा। इंडिया की ठीक है, इंडिया एक्सप्लॉइट तो नहीं करेगा, हाँ, लेकिन इंडिया के साथ ये है कि एक रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा, रसिया के साथ खराब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रसिया हमारा बहुत पुराना स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनर है और बहुत सपोर्ट किया रसिया ने हमें, है ना? चाहे वो 1970 वार ले लो या 1971 में कोई भी भी हर 1965 वाला, हर हर एक जगह फोन रसिया ने में सपोर्ट हर किया। एक फोन में जी हाँ, हर एक पोडियम में उसने जी हाँ। सपोर्ट किया है। जी, जी, बिल्कुल। चलिए अभिषेक जी, तो थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मिलते मच। हैं दूसरे डिस्कशन टॉपिक्स में। इस वीडियो को थैंक लाइक यू। करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।